ये प्लेन बोइंग 737 टेक ऑफ के लिए पहले ही बहुत लेट हो चुका है। बाहर रनवे पर बहुत सख्त बर्फबारी हो रही है और कैबिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए पैसेंजर को वेलकम कर रही है और कॉकपिट के अंदर पायलट रूटीन चेकलिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। हर शख्स को लग रहा है कि ये बस एक और नॉर्मल फ्लाइट है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं कि आज इस एयरक्राफ्ट के बाहर कुछ ऐसा हो रहा है जो इन पैसेंजर की जिंदगियों का फैसला करेगा। और इससे भी हैरत अंगेज बात यह कि इस कहानी का विलन ना कोई इंजन फेलियर था, ना कोई एक्सप्लोजन और ना ही कोई टेक्निकल फॉल्ट। ये कहानी एक ऐसे ट्रेजेडी में बदली जिसने पूरे एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। खुशामदीद दोस्तों। जनवरी 1982 वाशिंगटन डीसी। सर्दियों का मौसम अपने अरूज पर था। पूरे शहर को एक जबरदस्त स्नो स्टॉर्म ने अपनी लपेट में ले लिया था। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। रोड्स बंद हो रहे थे, फ्लाइट डिले हो रही थी और कई एयरपोर्ट से टेम्परेरी तौर पर बंद किए जा चुके थे। वाशिंगटन रीजन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। इसके रनवे को बर्फ से साफ किया जा रहा था। इसी दौरान 74 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर एयर फ्लोरिडा फ्लाइट 19 के ऊपर सवार हो रहे थे। Air conditioning pressurization. Tax on flight. APU. Running. ये एक बोइंग 737 एयरक्राफ्ट है जो जा रहा है फ्लोरिडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट फोर्ट लॉडरडेल हॉलीवुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुल फॉर्म FLL पर। प्लान के मुताबिक इनके रास्ते में एक स्टॉप भी होगा। वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट DCA से टेक ऑफ करने के बाद प्लेन TPA यानी टैम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और फिर लास्ट में FLL पर लैंड करेगा। इनके लिए ये बस फ्लोरिडा तक एक आम सफर था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ देर बाद इनका नाम एविएशन हिस्ट्री के सबसे दर्दनाक एक्सीडेंट में लिखा जाने वाला है। सरफेस पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। इस फ्लाइट के पीछे कोई बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल या एयरलाइन वाइड क्राइसिस नहीं था, लेकिन जैसे हर क्रैश में होता है, असल कहानी कोई एक दिन की नहीं होती। इस मर्तबा भी वो छुपी हुई कहानी एयरलाइन के कल्चर में नहीं बल्कि खुद कॉकपिट के अंदर बैठे इन दोनों इंसानों के अंदर छुपी थी। अब जरा कॉकपिट के अंदर चलते हैं। फ्लाइट के कैप्टन थे 34 साल के लैरी व्हीटन। एक्सपीरियंस क्या था? 8000 से ज्यादा फ्लाइंग ओवर्स। पहली नजर में देखने में वो एक एक्सपीरियंस्ड और केपेबल पायलट लगते थे, लेकिन नंबर हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। 2 साल पहले इन्हें एयरलाइंस ने सस्पेंड किया था। इसके पीछे रीजन थी चेकलिस्ट प्रोसीजर में गलतियां, रेगुलेशंस को फॉलो ना करना, डिपार्चर और लीडिंग में कमजोर परफॉर्मेंस और बेसिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर में डेफिशिएंसीज। ये वो गलतियां थी जो किसी भी एयरलाइंस के लिए कंसर्न बन सकती हैं। बाद में इन्होंने दोबारा टेस्ट पास किया और फ्लाइंग के लिए रिज्यूम कर दी, लेकिन मुश्किल यहाँ खत्म नहीं होती। 1 साल बाद प्रोफिशिएंसी चेक में इन्हें फिर अनसेटिस्फैक्टरी ग्रेड मिला। इस मर्तबा एयरक्राफ्ट सिस्टम और इमरजेंसी मेमोरी आइटम में इनकी परफॉर्मेंस कमजोर पाई गई। 3 दिन बाद वो दोबारा टेस्ट पास कर गए और इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये कम से कम सबको ऐसा ही लगा, मगर कभी कभी पुरानी गलतियां इंसान का पीछा बहुत देर तक करती रहती हैं, और आज भी वही होने वाला था। कैप्टन के साथ मौजूद थे 31 साल के फर्स्ट ऑफिसर रोगर पैटी। इनका बैकग्राउंड भी बिल्कुल मुख्तलिफ था। इन्होंने एयरफोर्स में F-15 फाइटर जेट उड़ाए थे। कुलीग के मुताबिक वो इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पायलट थे, लेकिन एक चीज दोनों पायलट में कॉमन थी, विंटर फ्लाइट का तजुर्बा। कैप्टन ने सिर्फ चंद फ्लाइट ही ऐसी फ्रीजिंग कंडीशन में ऑपरेट की थी और फर्स्ट ऑफिसर का एक्सपीरियंस इससे भी कम था। इस वक्त शायद किसी को भी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं लगी, लेकिन कुछ देर बाद यही कमी इनके सारे डिसीजन को इफेक्ट करने वाली थी। एक और चीज कंफर्म थी, उस दौर में फाइनल डिसीजन हमेशा कैप्टन के हाथ में होता था, चाहे फर्स्ट ऑफिसर के दिल में कितना ही शक पैदा क्यों न हो। हर एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए सिर्फ पावरफुल इंजन काफी नहीं होते, इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है इसके विंग्स। एयरक्राफ्ट के विंग्स की शेप इतना प्रिसाइज होती है कि सिर्फ पतली सी आइस की लेयर भी इसका फ्लो बिगाड़ सकती है, और जब एयर फ्लो बिगड़ता है तो लिफ्ट कम हो जाती है, और लिफ्ट कम हो जाए तो फिर दुनिया का सबसे महफूज एयरक्राफ्ट भी हवा में नहीं टेक सकता। उस दिन भी खामोशी से यही सब कुछ हो रहा था। ये बोइंग 737 उस दौर का सबसे मजबूत और एक रिलायबल एयरक्राफ्ट था। ऐसा एयरक्राफ्ट जो इस वेदर में भी आराम से फ्लाई कर सकता था। बस एक शर्त थी कि इसे सही तरीके से ऑपरेट किया जाए। जिन्हें प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम उन डिसीजन में थी जो अभी लिए जाने बाकी थे। फ्लाइट का डिपार्चर टाइम था 2:15 PM, लेकिन रनवे आइस की वजह से अभी भी बंद था।
पैसेंजर इंतजार कर रहे थे और इसी इंतजार के दौरान एयरक्राफ्ट के विंग पर धीरे धीरे आइस जमना शुरू हो गई। कॉकपिट में कैप्टन ने फौरन डी आइसिंग क्रू को बुलवाया। डी आइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एयरक्राफ्ट पर गर्म ग्लोइकल सोल्यूशन स्प्रे किया जाता है ताकि विंग्स और टेल पर जमी हुई स्नो और आइस पिघल जाए। ये प्रोसेस एयरक्राफ्ट के लिए किसी प्रोटेक्टिव शील्ड से कम नहीं होता, लेकिन इस शील्ड की भी एक एक्सपायरी होती है। जितना ज्यादा इंतजार उतना ज्यादा दोबारा आइस जमने की पॉसिबिलिटी। डी आइसिंग क्रू ने अभी स्प्रे करना शुरू ही किया था कि एक नई इन्फॉर्मेशन आ गई। एयरपोर्ट अभी रीओपन नहीं हो रहा था और कैप्टन ने फौरन स्प्रे रुकवाने का फैसला किया। इनका प्लान बिल्कुल लॉजिकल था। एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ के बिल्कुल करीब ही डी आइस किया जाए ताकि विंग्स पर दोबारा आइस न जम सके। इस लम्हे तक कैप्टन का हर डिसीजन, हर फैसला बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन कभी कभी एक इंसान कुछ बिल्कुल ठीक फैसले करता है सिर्फ इसलिए ताकि चंद मिनट बाद एक ऐसी गलती कर बैठे जो इन तमाम सही फैसलों को बेकार बना दे। और एयर फ्लोरिडा फ्लाइट 19 के साथ भी बिल्कुल यही होने वाला था। कभी कभी एक्सीडेंट एक बड़ी गलती से नहीं होते, बल्कि छोटी मिस्टेक एक ऐसी चेन में जुड़ना शुरू हो जाती है और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। एयरपोर्ट के ऊपर दर्जनों एयरक्राफ्ट होल्डिंग पैटर्न में चक्कर लगा रहे थे। नीचे रनवे के दोनों तरफ एयरक्राफ्ट की एक लंबी लाइन लग चुकी थी और हर पायलट सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा था, टेक ऑफ क्लियरेंस। लेकिन हर गुजरता हुआ मिनट फ्लाइट 19 के लिए एक और खतरा पैदा कर रहा था, क्योंकि विंग्स के ऊपर दोबारा आइस जमना शुरू हो चुकी थी। आखिरकार 2:45 PM पर कैप्टन लैरी वहीटन ने एयरक्राफ्ट को दोबारा डी आइसिंग करवाने का फैसला किया। गर्म ग्लाइकोल सोल्यूशन दोबारा एयरक्राफ्ट के ऊपर स्प्रे किया गया। इस मर्तबा दोनों विंग्स बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। कुछ ही मिनट बाद एयरपोर्ट भी रीओपन हो गया और फ्लाइट 19 को गेट से पुश बैक की क्लियरेंस भी मिल गई। कॉकपिट में सबको लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन असल काउंटडाउन तो अभी शुरू हुआ था। आसमान से गिरती हुई बर्फ दोबारा एयरक्राफ्ट को अपनी लपेट में लेना शुरू कर चुकी थी। जब टग एयरक्राफ्ट को गेट से पुश बैक देने लगा तो एक और नया मसला पैदा हो गया। बर्फ इतना ज्यादा थी कि टग के टायर स्लिप करने लगे और एयरक्राफ्ट अपनी जगह से हिला तक नहीं। यहाँ कैप्टन लैरी वहीटन ने एक और फैसला किया जो बाद में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। उन्होंने टग ऑपरेटर को कहा कि मैं रिवर्स थ्रस्ट यूज करता हूँ, इससे पुश बैक आसान हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड ऑपरेटर ने फौरन मना कर दिया। उसने साफ कहा कि स्नो कंडीशन में रिवर्स थ्रस्ट यूज करना कंपनी प्रोसीजर के खिलाफ है। लेकिन कैप्टन ने इस बात को इग्नोर कर दिया। इन्होंने इंजन को रिवर्स थ्रस्ट में डाल दिया और पावर बढ़ा दी। अचानक इंजन की गर्म हवा ने बर्फ और स्लश को जोर से आगे उछाल दिया। कैप्टन को लगा कि शायद एयरक्राफ्ट हिल जाएगा, लेकिन जो चीज इन्हें नजर नहीं आ रही थी वही असल खतरा थी। इंजन की गर्म हवा ने विंग्स पर जमी हुई स्नो को पिघला दिया। यही पानी हवा के जोर से विंग के लीडिंग एज और इंजन के ऊपर जा लगा और फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से चंद सेकंड में ही दोबारा आइस जम गई। इस बार स्नो नहीं बल्कि सख्त आइस बन गई। और एविएशन में स्नो से ज्यादा डेंजरस चीज सिर्फ एक होती है और वो है आइस, क्योंकि स्नो तेज हवा के साथ उड़ सकती है, लेकिन आइस विंग के साथ चिपक जाती है और इसकी शेप को बदल देती है। और इससे भी अफसोस की बात ये कि इतना बड़ा रिस्क लेने के बावजूद भी रिवर्स थ्रस्ट से कोई फायदा भी नहीं हुआ। एयरक्राफ्ट अपनी जगह से हिला तक नहीं और कैप्टन को इंजन बंद करने पड़े। तकरीबन 10 मिनट बाद एक और पावरफुल टग आया जिसने एयरक्राफ्ट को आम तरीके से पुश बैक दिया, लेकिन तब तक एक और खतरा साइलेंटली जन्म ले चुका था। लीडिंग एज के ऊपर जमा हुआ पानी धीरे धीरे आइस में बदल रहा था और कॉकपिट के अंदर किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था। फ्लाइट 19 अब टैक्सी करते हुए रनवे की तरफ बढ़ रही थी। टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट की एक लंबी लाइन लगी हुई थी और इनका नंबर 11 था। कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर जल्दी आफ्टर स्टार्ट चेक टेस्ट को कंप्लीट कर रहे थे। रूटीन बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन इसी रूटीन के दौरान एक ऐसी गलती हुई जो आज भी एविएशन ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है। चेकलिस्ट का एक एटम था इंजन एंटी आइस। ये सिस्टम इंजन के अंदर गर्म हवा को सर्कुलेट करता है ताकि फ्रीजिंग कंडीशन में सेंसर और इंजन के अंदर आइस जम ही ना सके। विंटर ऑपरेशंस में ये सिस्टम ऑलमोस्ट हमेशा ऑन ही रखा जाता है, लेकिन दोनों पायलट गर्म मौसम में इतना ज्यादा फ्लाइंग कर चुके थे कि जब फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि एंटी आइस है, कैप्टन ने बगैर सोचे जवाब दिया ऑफ। ये जवाब उनकी आदत से निकला था, सोच समझ कर नहीं। और सबसे हैरत की बात ये कि फर्स्ट ऑफिसर ने भी इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। न किसी ने वेदर देखा, न किसी ने दोबारा कंफर्म किया, बस एक चेकलिस्ट कंप्लीट होती गई। कभी कभी इंसान सबसे बड़ी गलती उस वक्त करता है जब उसे लगता है कि वो सब कुछ रूटीन के मुताबिक कर रहा है। और इस एक लफ्ज ऑफ ने फ्लाइट 19 को डिजास्टर की तरफ एक और कदम करीब कर दिया। एयरक्राफ्ट धीरे धीरे स्नोफॉल के दरमियान रनवे की तरफ चल रहा था। कॉकपिट का माहौल हैरत अंगेज तौर पर रिलैक्स्ड था। कैबिन क्रू इंटरकॉम पर मौसम की बातें कर रहे थे। सब लोग इस स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे थे। किसी ने टायर ट्रैक्स की तारीफ की, किसी ने कहा कि इतनी बर्फ पहली दफा देखी है।
लेकिन एयरक्राफ्ट के बाहर हर गुजरता हुआ मिनट विंग के ऊपर एक नई लेयर जमा कर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर रोगर पैटी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, हमें डी आइस हुए काफी देर हो गई है। कैप्टन ने भी इस बात को महसूस किया। उस वक्त तक तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था और हर मिनट के साथ विंग्स पर स्नो की लेयर मोटी होती जा रही थी। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम भी थी कि वो लाइन छोड़कर दोबारा डी आइसिंग के लिए जाते तो फिर से लाइन के आखिर में लगना पड़ता और उतना ही वक्त दोबारा इंतजार में गुजारते, यानी फिर भी उतना ही स्नो जमा हो जाती। इन्हें लग रहा था कि इनके पास अब और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है और वैसे भी इनके आगे खड़े तमाम एयरक्राफ्ट बिना किसी प्रॉब्लम के टेक ऑफ कर रहे थे। यही वो लम्हा था जहां इंसान दूसरों को देखकर ये जान लेता है कि अगर सब ठीक हैं तो शायद हम भी ठीक होंगे। लेकिन एविएशन में कभी भी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की कंडीशन बाकी से मुख्तलिफ होती है और एयर फ्लोरिडा फ्लाइट 19 अब बिल्कुल इसी मकाम के ऊपर खड़ी थी। कैप्टन लैरी व्हीटन ने धीरे धीरे आगे आने वाले एयरक्राफ्ट DC-9 के बिल्कुल करीब ले जाना शुरू किया। इनका ख्याल बिल्कुल सीधा था, अगर इस एयरक्राफ्ट के इंजन का जेट ब्लास्ट हमारे विंग पर लगेगा तो शायद जमी हुई स्नो उड़ जाएगी। सुनने में ये आइडिया बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन एविएशन में हर लॉजिकल लगने वाला आइडिया सेफ नहीं होता। कैप्टन ने पहले लेफ्ट विंग को जेट ब्लास्ट के सामने किया, फिर एयरक्राफ्ट को दूसरी तरफ मोड़ा ताकि राइट विंग भी इस गर्म हवा के सामने आ जाए। एक पल के लिए लगा कि इनका ये प्लान काम कर गया है। विंग पर जमी हुई स्नो भी वाकई पिघलना शुरू हो गई, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद वही पानी फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से दोबारा जम गया और इस मर्तबा ये नॉर्मल स्नो नहीं थी, ये एक सख्त आइस बन चुकी थी। और यही वो फर्क था जो कुछ मिनट बाद 79 लोगों की जिंदगियों का फैसला करने वाला था। इसलिए वेंटर ऑपरेशन में किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के जेट ब्लास्ट के इतना करीब ले जाना सख्त मना होता है। या तो कैप्टन ये प्रोसीजर भूल चुके थे या फिर उन्होंने सोचा आइस से कुछ नहीं होता। कभी कभी एक्सीडेंट उस वक्त होता है जब इंसान सोचता है कि इस दफा कुछ नहीं होगा, लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक फ्लाइट 19 को बचाया जा सकता था। अगर ये सिर्फ एक गलती होती तो मुमकिन था एयरक्राफ्ट फिर भी सेफली टेक ऑफ कर जाता, लेकिन असली मुसीबत अभी कॉकपिट में जन्म लेने वाली थी। फर्स्ट ऑफिसर रोगर पैटी की नजर अचानक इंजन इंस्ट्रूमेंट पर पड़ी। इन्होंने देखा कि लेफ्ट और राइट विंग की रीडिंग एक जैसी नहीं थी। राइट इंजन का EPR यानी इंजन प्रेशर रेशो कम शो हो रहा था। आम जिंदगी में अगर गाड़ी का स्पीड मीटर गलत रीडिंग शो करे तो शायद आप साइड पर गाड़ी रोक देंगे, लेकिन एयरक्राफ्ट में इंजन इंस्ट्रूमेंट पर ही पायलट अपनी जिंदगी का भरोसा करता है। EPR बताता है कि इंजन असल में कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जितना ज्यादा थ्रस्ट उतना ज्यादा स्पेसिफिक रीडिंग। रोगर पैटी ने फौरन एक एक्सप्लेनेशन सोची, शायद आगे आने वाले एयरक्राफ्ट के जेट ब्लास्ट की हवा इंजन के सेंसर को इफेक्ट कर रही है और इसीलिए रीडिंग कम शो हो रही है। इसकी बात सुनने में बिल्कुल लॉजिकल थी, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ थी। रिवर्स थ्रस्ट यूज करते वक्त जो पानी इंजन के इनलेट सेंसर के अंदर पहुंच चुका था, अब वो जमकर सख्त आइस बन चुकी थी और सेंसर असल नंबर की बजाय गलत रीडिंग बता रहा था। फिलहाल ये मसला सिर्फ एक इंजन में था, लेकिन धीरे धीरे दूसरे सेंसर में भी यही आइस जमना शुरू हो गई और अब दोनों इंस्ट्रूमेंट पायलट को धोखा देने वाले थे। सोचिए अगर उस वक्त कैप्टन सिर्फ एक स्विच को ऑन कर देता तो शायद पूरी कहानी बदल जाती। वो स्विच था एंटी आइस। बस एक स्विच, बस 1 सेकंड का काम, लेकिन कॉकपिट में किसी को इसकी याद तक नहीं आई। चेकलिस्ट कंप्लीट हो चुकी थी और इंसानी दिमाग की एक अजीब आदत है, जब हमें लगता है कि काम मुकम्मल हो गया है तो हम दोबारा उस तरफ देखना ही पसंद नहीं करते। और फ्लाइट 19 भी इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस चुकी थी। कॉकपिट के अंदर अभी भी लोग बिल्कुल पुरसकून थे। रोगर पैटी ने अफसोस से कहा, इतना इंतजार करने के बाद डी आइसिंग सिर्फ एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। कैप्टन ने फौरन जवाब दिया, होना तो ये चाहिए कि रनवे के बिल्कुल पास ही डी आइसिंग स्टेशन हो ताकि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ से सिर्फ कुछ सेकंड पहले ही डी आइस हो। रोगर हंसकर बोला, बिल्कुल एक कार वॉश की तरह एयरक्राफ्ट गुजरे और सीधा रनवे के ऊपर चला जाए। हैरानी की बात देखिए, जिस सिस्टम की वो उस वक्त बात कर रहे थे आने वाले सालों में वाकई दुनिया के कई एयरपोर्ट पर इंस्टॉल कर दिया गया, लेकिन फ्लाइट 19 के लिए ये इन्वेंशन बहुत देर से आई। एयरक्राफ्ट अब धीरे धीरे रनवे के करीब पहुंच रहा था और बाहर स्नो अभी भी जारी थी। कॉकपिट में हल्का फुल्का मजाक चल रहा। रोगर ने मुस्कुराते हुए कहा, कल स्कूल के बच्चे बहुत खुश होंगे, इतनी बर्फ में तो छुट्टी पक्की है। लेकिन ये एक बहुत बुरी खबर थी। विंग टिप्स एयरक्राफ्ट की लिफ्ट मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब इन पर आइस जम जाए तो लिफ्ट का बैलेंस बदल जाता है, सेंटर ऑफ लिफ्ट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और टेक ऑफ के वक्त एयरक्राफ्ट अचानक से एक्सपेक्टेड से ज्यादा नॉइज अप करता है। यानी जिस लम्हे पायलट एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ाएंगे, एयरक्राफ्ट उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ रिएक्शन देगा और वो लम्हा अब सिर्फ कुछ मिनट दूर ही था। अब क्रू उस स्टेज पर पहुंच चुके थे जहां से वापस लौटना मुश्किल था।
कभी कभी डिजास्टर उस लम्हे शुरू नहीं होता जब एयरक्राफ्ट क्रैश करता है, बल्कि उस वक्त शुरू होता है जब कॉकपिट के अंदर मौजूद लोगों को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। एयर फ्लोरिडा फ्लाइट 19 के लिए अब वही आखिरी लम्हा शुरू हो चुका था। फ्लाइट 19 अब रनवे के बिल्कुल स्टार्ट पर खड़ी थी। कंट्रोलर ने फौरन टेक ऑफ की क्लियरेंस दे दी और पीछे एक और पैसेंजर जेट लैंडिंग के लिए करीब आ रहा था। एयरपोर्ट पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, हर कोई चाहता था कि रनवे जल्दी से जल्दी खाली हो। फर्स्ट ऑफिसर रोगर पैटी ने थ्रोटल्स को टेक ऑफ पोजीशन तक पुश कर दिया, लेकिन इसी लम्हे कॉकपिट में एक और वार्निंग भी पैदा हो चुकी थी। इंजन इंस्ट्रूमेंट जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट शो कर रहे थे। कैप्टन ने इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखा और कहा, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, इसलिए रीडिंग ऐसी लग रही है। ये एक अंदाजा था जो कुछ ही सेकंड बाद बहुत महंगा साबित होने वाला था। असल में सेंसर पर जमी हुई आइस इंस्ट्रूमेंट को धोखा देने पर मजबूर कर चुकी थी, लेकिन पायलट को ये बात मालूम ही नहीं थी। रोगर पैटी ने इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मल रीडिंग पर ले जाने के लिए थ्रस्ट लीवर को हल्का सा पीछे कर दिया। इसे लगा कि इंजन अब भी फुल टेक ऑफ पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। एयरक्राफ्ट के इंजन अब जरूरत से काफी कम थ्रस्ट दे रहे थे और किसी को इस बात का एहसास तक नहीं था। एयरक्राफ्ट रनवे पर दौड़ना शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रोगर को महसूस हुआ कि आज एयरक्राफ्ट नॉर्मल तरीके से एक्सेलरेट नहीं कर रहा। इसने कैप्टन को देखा और कहा, सर कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन कैप्टन का जवाब मुख्तसर था, नहीं सब ठीक है। यही वो लम्हा था जहां कॉकपिट के अंदर दो अलग सोचें चल रही थी। एक पायलट को खतरा महसूस हो रहा था, जबकि दूसरा इसे सिर्फ एक टेम्परेरी प्रॉब्लम समझ रहा था। जब कॉकपिट में दोनों पायलट एक ही सिचुएशन को दो मुख्तलिफ तरीके से देखने लगे तो डिसीजन लेना और भी मुश्किल हो जाता है। एयरक्राफ्ट धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा था और पीछे लैंडिंग के लिए एयरक्राफ्ट भी करीब आता जा रहा था। रनवे खत्म हो रहा था और वक्त हर गुजरते सेकंड के साथ हाथ से निकलता जा रहा था। कैप्टन ने स्पीड अनाउंस की 120 नॉट। अब एयरक्राफ्ट उस पॉइंट के करीब था जहां टेक ऑफ रोकना बहुत रिस्की होता है। रोगर के दिल में अभी भी शक था, अगर फैसला उसके हाथ में होता तो शायद वो उस वक्त टेक ऑफ को अवर्ट कर देता। लेकिन उस दौर में फाइनल डिसीजन सिर्फ कैप्टन का ही होता था और कैप्टन लैरी व्हिटन ने डिसाइड कर लिया था ये एयरक्राफ्ट आज हवा में जरूर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार एयरक्राफ्ट ने रूटीन स्पीड हासिल कर ली। रोगर ने कंट्रोलर कोलमन अपनी तरफ खींचा, लेकिन जो अगला लम्हा आया उसने कॉकपिट के अंदर हर शख्स को हिला कर रख दिया। जैसे ही प्लेन ने ऊपर उड़ान भरी तो वो अचानक जरूरत से ज्यादा पिचअप कर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेडिक्ट किया गया था। विंग के लीडिंग एज और विंग टिप्स के ऊपर जमी हुई बर्फ ने एयरक्राफ्ट को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि एयरक्राफ्ट का बैलेंस ही बिगड़ गया और फिर कॉकपिट में वो आवाज गूंज उठी जो कोई भी पायलट कभी भी नहीं सुनना चाहता। कंट्रोल कोलमन जोर जोर से लरजने लगा। ये एयरक्राफ्ट की आखिरी वार्निंग थी। कैप्टन ने फौरन कहा कि नोज नीचे करो और स्पीड को गेन करो। रुकबर ने फौरन एयरक्राफ्ट को रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन अब प्रॉब्लम सिर्फ विंग में नहीं थी। इंजन भी अब फुल थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। एक तरफ आइस ने लिफ्ट छीन ली थी तो दूसरी तरफ थ्रस्ट ने क्लाइंब की ताकत। एयरक्राफ्ट ने पूरी कोशिश की उड़ने की, लेकिन वो सिर्फ तकरीबन 350 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। इसके बाद वो धीरे धीरे दोबारा नीचे गिरना शुरू हो गया। रोगर ने आखिरी कोशिश की। इसने थ्रस्ट लीवर को मैक्सिमम तक पुश कर दिया, लेकिन इससे भी अब कुछ नहीं होने वाला था। 14 जनवरी 1982 शाम के करीब 4:01 PM एयर फ्लोरिडा फ्लाइट 19 वाशिंगटन के 14th स्ट्रीट ब्रिज से टकराकर तबाह हो गया। टकराने के बाद एयरक्राफ्ट सीधा पोटोमैक रिवर के बर्फ जैसे ठंडे पानी में जा गिरा। सिर्फ कुछ सेकंड पहले जो एयरक्राफ्ट कई लोगों से भरा हुआ था अब वो खामोश हो चुका था। रेस्क्यू टीम फौरन पहुंची, लेकिन पानी के फ्रीजिंग पॉइंट और सख्त मौसम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को भी बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया। 79 लोगों में से सिर्फ 6 अफराद ही जिंदा मिले और उनमें से भी सिर्फ 5 लोग बचाए जा सके। बाकी या तो इम्पैक्ट की वजह से या फिर पानी के फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। ब्रिज पर मौजूद 4 बेगुनाह लोग भी इसी ट्रेजेडी का शिकार बने। लेकिन असल सवाल अभी भी वही थे, ये हुआ क्यों? जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि एयरक्राफ्ट आखिर क्रैश क्यों हुआ। असल सवाल ये था कि इतना सारी वार्निंग के बावजूद भी किसी ने इस फ्लाइट को डिले क्यों नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन ने हर डिसीजन को दोबारा एनालाइज किया। रिवर्स थ्रस्ट, जेट ब्लास्ट का इस्तेमाल, इंजन एंटी आइस ऑफ रहना, गलत इंस्ट्रूमेंट रीडिंग और वक्त के ऊपर टेक ऑफ अबॉर्ट न करना। हर गलती अपनी जगह छोटी थी, लेकिन जब ये सब एक साथ जुड़ी तो उन्होंने मिलकर एक ऐसी चेन बना दी जिन्हें तोड़ना नामुमकिन था। रिपोर्ट ने सिर्फ कैप्टन को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि एयरलाइन इंडस्ट्री के विंटर ट्रेनिंग और आइस प्रोसीजर में मौजूद कमियों की भी निशानदही की।
लेकिन हर ट्रेजेडी एक सबक जरूर छोड़कर जाती है। आज एयर फ्लोरिडा फ्लाइट 19 के बाद एविएशन दुनिया बदल गई है। आज पायलट को आइस कंडीशन पर कहीं ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। रनवे के करीब डिटेक्टेड डी आइसिंग फैसिलिटीज बनाई गई हैं। नए डी आइसिंग फ्लूइड तैयार किए गए हैं और इससे भी इम्पोर्टेंट बात, आज कोई भी पायलट आइस को हल्के में नहीं लेता। बहुत बहुत शुक्रिया।